प्रिय साथियों, हम लोग इस वीडियो के अंदर रेलवे जो पहले एग्ज़ाम हो चुका रेलवे का, उस एग्ज़ाम के प्रश्न को पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन के माध्यम से कवर करेंगे। और ये वीडियो आप लोगों के लिए, चाहे रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, जिसमें से कि ग्रुप डी आ जाएगा, रेलवे आरपीएफ आ जाएगा, एनटीपीसी एएलपी टेक्नीशियन, या इसके अलावा किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा हो, उसमें के लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इसके पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे यूट्यूब चैनल सुमन क्लासेस पर पहली बार आए हैं तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आप अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए, ताकि इस वीडियो में हमको थोड़ा और एनर्जी आ सके और आपके लिए बेहतर कर सके। तो आज के वीडियो को शुरू करते हैं, अंत तक निश्चित रूप से बने रहिए। आप लोगों के लिए है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में रिस्क को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी वस्तु को किस रूप में जाना जाता है। यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसी वस्तु का रिस्क को कम करने के लिए उसको जो जाना जाता है वो इंश्योरेंस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर आधारित कृषि से संबंधित राष्ट्रीय पहल NICRA किसके द्वारा शुरू की गई है। जलवायु परिवर्तन पर आधारित कृषि से संबंधित राष्ट्रीय पहल NICRA ये शुरू जो किया गया ICAR के द्वारा, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया। अगला प्रश्न जो है वो है, विश्व कवि यानी वर्ल्ड पोएट के नाम के रूप में जाना जाता है। विश्व कवि यानी वर्ल्ड पोएट के रूप में जाना जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बात करें तो ये रविंद्रनाथ टैगोर पहले ऐसे भारतीय हैं या पहले ऐसे एशियाई हैं जिनको कि नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार की बात करें, रविंद्रनाथ टैगोर को पहले भारतीय, पहले एशियाई जिनको नोबेल पुरस्कार मिला 1913 में। पुस्तक का नाम था गीतांजलि। और क्षेत्र की बात करें तो साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न जो है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। क्रिप्स मिशन जो भारत आया था वो 1942 ईस्वी में आया था, तो ध्यान रखिएगा क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। साथ ही साथ आप लोग ध्यान रखिएगा कैबिनेट मिशन, ये जो कैबिनेट मिशन भारत आया था, कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। कैबिनेट मिशन 1946 में और क्रिप्स मिशन 1942 में। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका यानी PIL की अवधारणा कहाँ उत्पन्न हुई। जनहित याचिका यानी PIL की अवधारणा उत्पन्न हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, यानी अमेरिका में ही ये जनहित याचिका की शुरुआत हुई थी, USA। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला। जैसा कि अभी हम लोग देखें, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो मिला था 1913 में, और पहले भारतीय या पहले एशियाई थे जिनको कि नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वो है किस कृति के लिए, तो गीतांजलि के लिए, साहित्य के क्षेत्र में मिला था। अगला प्रश्न है, दूध में रोगाणुओं की उत्पत्ति को रोकने के लिए उसे 15 से 30 सेकेंड तक 70 डिग्री पर गर्म करके तुरंत ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी प्रक्रिया कहलाती है पाश्चुरीकरण ये कहलाती है। अगला प्रश्न है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है कहलाती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है वह कहलाती है दहन। अगला प्रश्न है, उत्पादन या वितरण द्वारा मूल्यवर्धन के प्रत्येक चरण में एकत्रित कर किसके रूप में जाना जाता है। उत्पादन या वितरण द्वारा मूल्यवर्धन के प्रत्येक चरण में एकत्रित करके किसके रूप में जाना जाता है, तो वह मूल्य वर्धित कर। अगला प्रश्न है, 1947 में न्यायिक सक्रियता शब्द किसने गढ़ा। 1947 में न्यायिक सक्रियता शब्द गढ़ा था आर्थर श्लेजिंगर ने। 1947 में न्यायिक सक्रियता शब्द को गढ़ा था। अगला प्रश्न है, कौन एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। इसी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, जो एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है, गुर्दे में निर्मित छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। गुर्दे में निर्मित छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं अल्ट्रासाउंड। अगला प्रश्न है, स्टॉक एक्सचेंज का एक पंजीकृत सदस्य जो अपने ग्राहक की ओर से शेयर या प्रतिभूति खरीदता या बेचता है और सौदे के सकल मूल्य पर कमीशन लेता है क्या कहलाता है, वो कमीशन ब्रोकर कहलाता है।
अगला प्रश्न है, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? सुल्तान अजलान शाह कप जो है वो हॉकी खेल से संबंधित है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, इसको भी ध्यान रखना। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, भारत का राष्ट्रीय खेल है, राष्ट्रीय खेल है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। इसी 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद, इनका जन्मदिन जो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। वैसे अगर हम लोग बात कर लें हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितना, तो 11 होता है। अगला प्रश्न है 1559 में अहमद शाह अब्दाली किससे बदला लेने के लिए भारत लौटे? 1759 में अहमद शाह अब्दाली मराठाओं से बदला लेने के लिए भारत में लौटे थे। वैसे अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था, इसको भी ध्यान रखिएगा। तीसरा पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1761 में, 1761, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 1932 में दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि प्राप्त करते हुए ब्रिटिश गवर्नर पर किसने गोली चलाई? यानी 1932 में दीक्षांत समारोह के दरमियान अपनी उपाधि प्राप्त करते हुए ब्रिटिश गवर्नर पर गोली चलाई थी बीना दास ने। अगला प्रश्न है कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन के परमाणुओं तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन के परमाणु तथा ऑक्सीजन के परमाणु के द्रव्यमान का जो अनुपात होता है वो 3:8 होता है, यानी 3:8 होता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या 6.37 मिलियन मीटर है। अगला प्रश्न है MS सुब्बुलक्ष्मी किसके क्षेत्र से संबंधित एक प्रसिद्ध महिला थी? MS सुब्बुलक्ष्मी एक प्रसिद्ध संगीतकार थी, तो संगीतकार आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। 25 जनवरी 1950 को भारत में चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, 25 जनवरी। इसलिए प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को भारत में मतदाता दिवस मनाया जाता है, तो इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष भारत में कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। अगर बात कर ले चुनाव आयोग, तो इस चुनाव आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुख्यालय तो नई दिल्ली के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है। अगर वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार, इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। वर्तमान समय में भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार। अगला प्रश्न है डुरंड रेखा ब्रिटिश भारत और किसके बीच की सीमा रेखा थी? डुरंड रेखा ब्रिटिश भारत और किसके बीच? तो अफगानिस्तान के बीच। अगला प्रश्न है पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह पानी जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। साथ में ध्यान रखिएगा एकमात्र ग्रह जिस पर कि जीवन संभव है वो है पृथ्वी। अगला प्रश्न है फीफा विश्व कप 2014 में गोल्डन बॉल पुरस्कार किसने जीता? फीफा वर्ल्ड कप 2014 के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये जीता था लियोनेल मेसी ने। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता पूर्व भारत के नामजद सशक्त जमींदारों के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता था? यानी स्वतंत्रता के पहले भारत में जो नामजद सशक्त जमींदार होते थे उसको राजा के नाम से जानते थे। अगला प्रश्न है लोकसभा को किसके रूप में भी जाना जाता है? लोकसभा को जनता का सदन के रूप में भी जाना जाता है। और लोकसभा जो होते हैं वो संसद का निचला सदन होते हैं, ध्यान रखिएगा। संसद का निचला सदन या फिर इसी को आप कह सकते हैं निम्न सदन, निचला सदन होता है लोकसभा। लोकसभा का जो चुनाव अभी हाल ही में हुआ था यानी 2024 में हुआ था, ये भारत में 18वीं लोकसभा का चुनाव था। वैसे अगर बात कर लिया जाए भारत में पहली लोकसभा का चुनाव 1951-52 में हुआ था। अगला प्रश्न है इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? इंडोनेशिया की मुद्रा है इंडोनेशिया रुपया। अगला प्रश्न है 2018 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? 2018 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था प्योंगचांग में। अगला प्रश्न है
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी नीता अंबानी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बनने वाली पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी, जिन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। कानपुर अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1925 का जो कानपुर अधिवेशन हुआ था उसमें सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता किया था। साथ ही साथ इस तरह से सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बनने वाली पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। वैसे अगर प्रश्न में पूछा जाए कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की कौन थी तो एनी बेसेंट। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, जिन्होंने कि 1917 में कोलकाता के अंदर अधिवेशन की अध्यक्षता। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र को दक्षिण भारत के अन्नागार के रूप में जाना जाता है? किस क्षेत्र को दक्षिण भारत के अन्नागार के रूप में जाना जाता है? वो कावेरी डेल्टा है। अगला प्रश्न है, खार्तूम किस नदी के किनारे स्थित है? खार्तूम जो है नील नदी के किनारे स्थित है। नील नदी जो विश्व की सबसे लंबी नदी, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी। अगला प्रश्न जो है, भारत में उत्पादित रेशम का अधिकांश प्रकार है। भारत में जो उत्पादित रेशम है उसमें अधिकांश प्रकार जो है वो मलबरी है। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार कौन था? चंडीगढ़ शहर के जो वास्तुकार थे वो ली कार्बूजियर थे। ली कार्बूजियर चंडीगढ़ शहर के वास्तुकार थे। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, अंगोरा अल्पाइन और न्यूबियन किस प्रकार का उदाहरण है? अंगोरा अल्पाइन और न्यूबियन किस प्रकार का उदाहरण? तो बकरी की एक नस्ल है। अगला प्रश्न है, पदार्थ का मूल रूप जिसे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है क्या कहलाता है? पदार्थ का मूल रूप जिसे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता उसे कहते हैं तत्व। अगला प्रश्न है, भारत में जनहित याचिका की अवधारणा के प्रणेता कौन थे? भारत में जनहित याचिका की अवधारणा के प्रणेता जो थे वो थे जस्टिस वी.आर. कृष्ण और अय्यर और पी.एन. भगवती। ये दोनों ही थे भारत में जनहित याचिका के अवधारणा के प्रणेता। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के पद पर कार्यकाल कितना होता है? भारत के जो राष्ट्रपति हैं इनका कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का। वर्तमान समय में भारत के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। और राष्ट्रपति जो होते हैं वही देश के प्रथम नागरिक भी होते हैं और तीनों सेनाओं के हेड भी होते हैं। अगला प्रश्न है, पौधे के तनों में छल्ले का निर्माण और जड़ों की वृद्धि में कौन सा ऊतक सहायक होता है? पौधे के तनों के छल्ले के निर्माण और जड़ों की वृद्धि के लिए कौन सा ऊतक सहायक होता है? वो है लेटरल मेरिस्टेम। अगला प्रश्न है, कोलंबिया पठार किस महाद्वीप में स्थित है? कोलंबिया पठार किस महाद्वीप में स्थित है? ये उत्तरी अमेरिका में कोलंबिया पठार स्थित है। अगला प्रश्न है, एकल ईंधन स्रोत से बिजली और तापीय ऊर्जा का एक साथ उत्पादन क्या कहलाता है? यानी एकल ईंधन स्रोत से बिजली और तापीय ऊर्जा जब एक साथ उत्पादन होता है तो उसे कहते हैं को जनरेशन। क्या कहते हैं उसको? को जनरेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहला नगर निगम किस राज्य में स्थापित हुआ था? भारत में पहला नगर निगम की स्थापना मद्रास में हुआ था और ये मद्रास को अब हम लोग चेन्नई के नाम से जानते हैं। इसी मद्रास का नाम अब बदलकर चेन्नई कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, संसद में एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? संसद में एक वर्ष में मुख्यतः 3 सत्र होते हैं। अगला प्रश्न है, 2021 में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? उस समय का ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। तो 2021 में पुरुषों के विश्व कप मेजबानी में चैंपियनशिप जो किया था वो भारत ने किया था। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म किसने चलाया था? बाबर ने, जो कि मुगल वंश का एक प्रसिद्ध शासक था अकबर। इसी अकबर ने भारत में दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म की शुरुआत किया था। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है।
अगला प्रश्न है, कौन सी समिति का गठन निर्धनता के निर्धारण के लिए किया जाता है? वो तेंदुलकर समिति जो है, इनका तेंदुलकर समिति, इसका गठन निर्धनता के निर्धारण के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव कोशिकाओं के न्यूक्लियो में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? यानी मानव शरीर के कोशिकाओं में गुणसूत्र की बात करें तो ये 46 गुणसूत्र होता है, जबकि जोड़ी में पूछे तो ये 23 जोड़ी होता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय और बागर मैदान पाए जाते हैं? भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय और बागर मैदान पाए जाते हैं? तो वो है राजस्थान। अगला प्रश्न है, स्पेशल ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? स्पेशल ओलंपिक में भाग लेने के लिए निर्धारित न्यूनतम उम्र है 8 वर्ष। अगला प्रश्न है, बैंकों को भेजी गई राशि और न्यायिक जमा जैसे बचत संविधान के किस वित्तीय प्रावधान के तहत आते हैं? वो है भारत का सार्वजनिक खाता। अगला प्रश्न है, जहाज द्वारा पूरी दुनिया का भ्रमण करने वाला पहला यात्री कौन था? तो ये है स्पेन का एक यात्री है जिसका नाम है मैगलन। फर्डिनेंड मैगलन ने पूरे दुनिया का जहाज के द्वारा पूरी दुनिया का भ्रमण किया था, फर्डिनेंड मैगलन ने। अगला प्रश्न है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन परमाणु के क्या है? तो यह है समस्थानिक। अगला प्रश्न है, भारत के किन क्षेत्रों में ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं? तो वो है लद्दाख। लद्दाख के अंदर में ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सोनोरेन सोनोरेन रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? सोनोरेन रेगिस्तान उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है, पुलिस, कृषि, सिंचाई भारतीय संविधान के किस सूची से संबंधित है? पुलिस, कृषि, सिंचाई ये सभी जो है राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, करदाताओं की संख्या और राजस्व कर के नहीं बढ़ने का कारण है काले धन में वृद्धि। अगला प्रश्न है, बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति, यानी बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो वो है बोध गया। बोध गया निरंजना नदी यानी फल्गु नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 6 वर्षों की तपस्या के बाद। 6 वर्षों की तपस्या के बाद और 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। अगला प्रश्न है, किसे शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है? तो वो है सुश्रुत को शल्य चिकित्सा के रूप में के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रहने वाले कॉपर के बर्तनों पर हरे रंग की कोटिंग के लिए कौन जिम्मेदार है? तो वो है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। अगला प्रश्न है, अप्रत्याशित स्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा उपयोग किया जाने वाला फंड कौन सा है? यानी अप्रत्याशित स्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा जो फंड किया, राष्ट्रपति द्वारा उपयोग किया जाता है फंड, उसको बोलते हैं आकस्मिक निधि। अगला प्रश्न जो है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो है जेनेवा में। जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर एक शहर है, वहीं पर विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संगठन से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संगठन से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 के अंदर है। एक अगला प्रश्न है, एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारतीय संसदीय समूह का गठन किस वर्ष किया गया? एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारतीय संसदीय समूह का जो गठन किया गया वो 1949 में। अगला प्रश्न है, एपीजूटिका जैसे पैरों और मुंह का रोग है, ये पैरों और मुंह का रोग है, कहा जाता है किसके कारण होता है? तो ये वायरस के कारण होता है। अगला प्रश्न है, रेल बजट को आम बजट से किस समिति के सिफारिश के आधार पर अलग किया गया था? रेल बजट को आम बजट से एकवर्थ समिति के सिफारिश पर 1924-25 में आम बजट से रेल बजट को अलग कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वरीयताओं में शामिल नहीं है, वो कौन नहीं है? सूचना प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज पहली बार किस वर्ष फहराया गया था? ओलंपिक ध्वज पहली बार 1920 में फहराया गया था। अगला प्रश्न है, किस कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया? किस कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया था? वो कराची अधिवेशन जो कि 1931 में हुआ था। अगला प्रश्न है, अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका कितने संतित कोशिकाओं में
विभाजित होती है। अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका कितने संतित कोशिकाओं में विभाजित होती है? तो वो है 4 कोशिका में ये विभाजित होती है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत किसने दिया? यानी गुरुत्वाकर्षण का जो खोज किया है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया है, वो दिया है न्यूटन ने। सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का खोज किया यानी सिद्धांत दिया है। अगला प्रश्न है, क्रीम से मक्खन अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? क्रीम से मक्खन अलग करने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है वह अपकेंद्रीयन विधि, अपकेंद्रीकरण यानी अपकेंद्रीकरण के द्वारा ही क्रीम से मक्खन अलग किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के कार्यकालों की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की जो स्थापना की गई यानी इसके कार्यकाल की स्थापना की गई वो किस अधिनियम के द्वारा? तो ध्यान रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के कार्यकाल की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, किस पेशवा को नाना साहेब के नाम से जाना जाता है? पेशवा, उस पेशवा का नाम बताना है जिसको कि नाना साहेब के नाम से जानते हैं, वो बालाजी बाजीराव है। बालाजी बाजीराव पेशवा को नाना साहेब के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है, सरकार को नियंत्रित करने के लिए जब वह साधारण नियमों का भी पालन नहीं करता या विपक्ष के सदस्यों द्वारा कौन सी असाधारण युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो वह है पॉइंट ऑफ ऑर्डर। इस पॉइंट ऑर्डर के द्वारा सरकार को नियंत्रित करने के लिए जब वह साधारण नियमों का भी पालन नहीं करता है तो विपक्ष के सदस्यों के द्वारा जो असाधारण युक्ति प्रयोग किया जाता है वो है पॉइंट ऑफ ऑर्डर। अगला प्रश्न है, हॉकी की शैली स्कूप को और क्या कहा जाता है? हॉकी की जो शैली है जिसको स्कूप कहते हैं उसको किस नाम से जानते हैं? तो वो है एरियल पास। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 1993 ईस्वी में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरू हुई। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन है ग्रीष्मकालीन संक्रांति। अगला प्रश्न है, कितने किलोमीटर से अधिक के जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी बेसिनों को बड़ी नदी बेसिनों के रूप में जाना जाता है? तो वो है 20,000 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, आसुत जल विद्युत का क्या होता है? तो आसुत जल विद्युत का कुचालक होता है। अगला प्रश्न है, जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है? तो वह है ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी का पूर्ण रूप है। अगला प्रश्न है, 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम ने किसे हराकर विश्व कप जीता था? 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज को हराकर पहला विश्व कप जीता था। अगला प्रश्न है, सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? यानी सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती जल परियोजना किस नदी पर है? तो वह चेनाब नदी पर है। अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? सीधा प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक है दादा भाई नेरोजी। इसी दादा भाई नेरोजी को भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जानते हैं, यानी भारत का वयोवृद्ध किसे कहते हैं? तो वो है दादा भाई नेरोजी। अगला प्रश्न है, योग में स्वास्तिकासन किस मुद्रा का व्यक्त करता है? योग में स्वास्तिकासन किस मुद्रा को व्यक्त करता है? तो वह है मांगलिक मुद्रा। अगला प्रश्न है, कुट्टालम जलप्रपात कहाँ स्थित है? कुट्टालम जलप्रपात है तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, पुनरावर्ती परावर्तन के कारण ध्वनि की प्रबलता कहलाती है अनुकंपन। अगला प्रश्न है, सेनकोट्टा दर्रा मदुरई को जोड़ती है। सेनकोट्टा दर्रा मदुरई को जोड़ती है, वो कोट्टायम को जोड़ती है मदुरई से। कौन सा दर्रा? तो वह है सेनकोट्टा दर्रा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने बड़ी ही आसानी से रेलवे में जो पहले एग्ज़ाम का प्रश्न था पूछा गया था उन प्रश्नों को बेहद आसानी के साथ कवर किया। इस तरह का वीडियो आप लोगों को रेगुलर सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।